नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबर की टैटक। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से। हरियाणा सरकार आज सुशासन दिवस मनाने जा रही है। प्रदेश में मंत्री, सांसद और विधायकों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो वो गुरुग्राम में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी गुरुग्राम में मौजूद रहेंगे। सांसद सुनीता दुग्गल भी गुरुग्राम के कार्यक्रम में ही शामिल होंगी। अंबाला की बात करें तो गृह मंत्री अनिल विज अंबाला के कार्यक्रम में होंगे। जींद में राज्य मंत्री अनूप धानक और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहेंगे। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल और चरखी दादरी में सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। फतेहाबाद की बात की जाए तो पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली मौजूद रहेंगे। हिसार की बात की जाए तो यहां मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और सांसद ब्रिजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी हिसार में मौजूद रहेंगे। झज्जर में पटौदी विधायक सत्य प्रकाश रावता मौजूद रहेंगे। कैथल में मंत्री कमलेश झांडा और सांसद नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। करनाल में विधायक अरविंद कल्याण और कुरुक्षेत्र में मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहेंगे। नारनौल की बात करें तो राज्य मंत्री ओपी यादव रहेंगे मौजूद। नूंह में पलवल विधायक दीपक मंगला मौजूद रहेंगे। पलवल में मंत्री मूलचंद शर्मा और पानीपत में सांसद संजय भाटिया मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीधे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर पंचकुला से जुड़ चुके हैं, जहां पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज क्या कुछ खास रहने वाला इस राज्य स्तरीय समारोह में पंचकुला में? सबसे पहले यहां से शुरुआत कर लेते हैं। अनिल मोर, जानकारी दर्शकों को विस्तार से आप बताइए। देखिए कमल, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। उनकी जयंती के तौर पर पूरा देश सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनको श्रद्धासुमन अर्पित वहां पर किए। और अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी सुशासन दिवस के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिवस है वो मनाया जा रहा है। जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो पंचकुला में होगा और लगातार यहाँ की मैं पहले तस्वीर भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं कल बता रहा था कि जो प्रदेश भर में भी सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के तमाम जिलों में कार्यक्रम रखे गए। जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो पंचकुला में रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। इसके अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव समेत जो तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो सामने स्क्रीन है, स्क्रीन के जरिए जितने भी जिलों में प्रोग्राम होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों में जो भी नेता उपस्थित रहेंगे, जो मंत्री उपस्थित रहेंगे, अगर बात करें गुरुग्राम की बात करें जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे, अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज रहेंगे, भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहेंगे, उन सबको मुख्यमंत्री यहाँ से संबोधित करेंगे। इसके अलावा सुशासन दिवस के मौके पर जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बेहतर काम किया है, उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री इन सबको अवार्ड भी देंगे, सम्मानित भी करेंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल यही कहते रहे 9 साल से कि उनकी सरकार की कोशिश है कि सुशासन दिया जाए। और ऐसे में सुशासन को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से किस किस तरीके से कदम उठाए गए, प्रदेश सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, वो सारी की सारी बातें मुख्यमंत्री यहाँ पर रखेंगे। आज पोर्टल गुरु की बात भी हो रही है और इस बात की जानकारी पहले भी सामने आई थी अनिल मोर कि पोर्टल गुरु यानी कि सभी पोर्टल का एक गुरु होगा। और जो दिक्कत परेशानी पोर्टल को लेकर अगर किसी भी शख्स को आई होगी हरियाणा में, तो उसका भी समाधान करने का भरपूर प्रयास अब होने वाला है। इसका समाधान पूरी तरह से होने वाला है। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही कहना है कि उनकी तरफ से एक ऑनलाइन सरकार दी गई है, उनकी तरफ से एक पारदर्शी सरकार दी गई है। सुशासन के लिए पारदर्शी तरीके से किस तरीके से काम हो सकते हैं वो सरकार की तरफ से काम किए गए। तमाम सरकार की तरफ से पोर्टल लॉन्च किए गए, लोगों को घर बैठे योजनाओं का फायदा मिलता है। लोग एक क्लिक के जरिए तमाम पोर्टलों से अपने काम कर सकते हैं। अब इन सब पोर्टल के लिए एक पोर्टल और बनाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इन पोर्टल के ऊपर सवाल खड़े करता है, विपक्ष कहता है कि पोर्टल की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार यही कहते हैं कि अब ऑनलाइन जमाना आ चुका है और ऐसे में ऑनलाइन सुविधाएं लोगों को देनी होगी। अब जितनी भी सरकार के पोर्टल है, जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं है, अब वो सारी की सारी एक छत के नीचे तमाम पोर्टल एक पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट हो सके, इसके लिए एक पोर्टल गुरु की भी मुख्यमंत्री यहाँ पर सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री उसका भी विधिवत तौर पर उद्घाटन कर सकते हैं। अनिल, अभी तक की सरकार के कार्यकाल की बात करें, सुशासन दिवस मनाया जाता है पहले से ही और श्रद्धांजलि
दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को दी जाती है। तो सरकार के कार्यकाल पर एक बार थोड़ा सा नजर दौड़ाकर अगर दर्शकों तक आप जानकारी पहुंचाएं कि क्यों ये सुशासन दिवस कहा जाता है, क्यों सुशासन की सरकार चल रही है हरियाणा में, ये कहा जाता है। देखिए कमल, अगर बात करें, क्योंकि जब से केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि देश भर में 25 दिसंबर जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है, इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार भी सुशासन दिवस के तौर पर ये दिन मनाती है। हर साल कार्यक्रम होता है, पिछले साल भी कार्यक्रम यहीं पर रखा गया था, उसमें भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। मुख्यमंत्री ने जब प्रदेश की कमान संभाली तभी से मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार दी जाएगी, एक सुशासन प्रदेश में दिया जाएगा। सुशासन का सीधा सीधा मतलब यही है कि लोगों को एक पारदर्शी तरीके से तमाम योजनाओं का फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री की तरफ से चाहे मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात हो, चाहे जितने भी जो तमाम पोर्टल बनाए गए, अब एक क्लिक के माध्यम से लोग अपने चाहे परिवार पहचान पत्र बनाना हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, बीपीएल कार्ड हो, तमाम जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अब लोगों से मात्र एक क्लिक दूर है। एक क्लिक के माध्यम से लोग अपनी तमाम योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। अब चाहे हम तहसील कार्यालयों की बात करें, तहसीलों में भी अब कहीं ना कहीं पहले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, चाहे रजिस्ट्री करवानी हो, चाहे रजिस्ट्री से मिले जुले जो दूसरे काम हो, उनमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब लेकिन सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है, पारदर्शी कर दिया गया है। पारदर्शी तौर पर लोग ऑनलाइन घर बैठे किसी भी योजना का फायदा ले सकते हैं और मुख्यमंत्री लगातार इसी के लिए प्रयासरत है कि लोगों को अब ना चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े, ना तहसील के, ना जिला कार्यालयों के, सचिवालयों को चक्कर काटने पड़े। लोग अपने मोबाइल के माध्यम से जितनी भी सरकार की योजनाएं उनका फायदा ले सके। अनुमोर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जानकारी और तस्वीरें हैं जरूर दर्शकों तक पहुंचाएगा, आपसे हम लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका खबर की तह तक में पहुंचने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि आज का कार्यक्रम क्यों इतना खास है। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति खूब गरमाई हुई है। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को अब दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू भी। 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुक्खू को पार्टी हाईकमान ने बुलाया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली तलब किए गए। कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली बुलाए गए हैं। विधायकों में सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा का भी नाम है, इनको भी दिल्ली बुलाया गया है। आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है, सरकार संगठन में तालमेल बना रहे, बातचीत होती रहे और दोनों मिलकर आगे बढ़े, किसी भी तरह की गुटबाजी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों तरह तरह की खबरें सामने आई थी और खासकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी बीजेपी के विधायक भी लगातार सियासी प्रहार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन इस खबर की तह तक हम पहुंचेंगे। हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर सीधे शिमला से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे खबर के मायने भी। प्रदीप, एक बार फिर से ये जानकारी मिल पा रही है कि इस बार संगठन और सरकार में तालमेल को लेकर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो या ना भी हो, पर चर्चाएं चल रही हैं हिमाचल प्रदेश में। सुधीर शर्मा का नाम बार बार कांग्रेस के विरोधी लेते हैं और चटकारे लेते हुए निशाना साधते हैं। अब जब दिल्ली तलब किया गया है, जिनमें मंत्री भी हैं, जिनमें विधायक भी है, सुधीर शर्मा का मैं जिक्र कर लूं, प्रतिभा सिंह है, मुख्यमंत्री खुद है, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है, क्या है खबर? ये इस खबर के मायने क्या, खबर की तह तक पहुंचकर बताइए दर्शकों को। बिल्कुल कमल, देखिए, पार्टी नेतृत्व ने इन सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया है 27 दिसंबर को और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसमें जो प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला है, अभी हाल ही में उनको दोबारा से हिमाचल प्रदेश का प्रभार मिला है, तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें मुख्यमंत्री को भी वहां पर बुलाया गया सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, वो आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कल केंद्रीय नेताओं से भी और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात टाइम मांगा है और 27 दिसंबर को इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, उनका वहां पर मौजूद रहना जिस तरह से आप कह सकते हैं काफी मायने इस तरह के हैं। कैबिनेट मंत्रियों में भी तो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। और विधायकों में केवल 2 विधायकों की हमारे पास सूचना है, सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, क्योंकि इनकी नाराजगी चल रही है मंत्री ना बनाए जाने से। और इसमें हो सकता है कि इनको कोई पार्टी में कोई जिम्मेदारी देनी है या संगठन में कोई जिम्मेदारी देनी है, उसको लेकर चर्चा हो, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है। कुल मिलाकर इस का जो
एशिया है, एक तो लोकसभा चुनाव है। उसके साथ साथ जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि कम बैक किया है। हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो एक माहौल पूरे देश में कांग्रेस के लिए बना। उसके बाद कर्नाटक का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने जीता, लेकिन हिमाचल में जो गारंटियां दी गई है उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से घेराबंदी कर रही है, उसमें से जो मेन गारंटियां हैं उनको पूरा करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले 15 महिलाओं को देने की बात है, तो संभवतः जब ये बैठक होगी उसमें इस बात को जरूर रखा जाएगा कि जो मुख्य गारंटियां हैं उन पर काम करना होगा कि उस गारंटी का मैसेज पूरे देश में ले जाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करे। ये एक बड़ा उद्देश्य इसमें बैठक में होता है, ऐसा जानकार सूत्र बता रहे हैं। और उसके साथ साथ सरकार संगठन के बीच में तालमेल हमेशा बना रहना चाहिए और इसको लेकर भी जो वर्कर हैं विचार रहना चाहिए, वो हतोत्साहित नहीं होने चाहिए, उनके काम होने चाहिए। छोटे छोटे वर्कर हैं या फिर बड़े वर्कर हैं, उनको बोर्ड में जगह मिलनी है, सरकार ने उनको दायित्व दिए जाते हैं, उसको पार्टी में दायित्व मिलने हैं। ये भी एक चर्चा इसमें विषय रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो स्थिति है, हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उनके साथ ये बैठक होने वाली है, तो हिमाचल से जुड़े मुद्दे इसमें ज्यादा डिस्कस होने हैं, ऐसी हमारे पास सूचना है। और इसका ये होगा कि मंत्रियों को लेकर, क्योंकि अब एक मंत्रिमंडल में एक स्थान खाली है, क्या मंत्री को लेकर अब उस पद को अभी भरना है, लोकसभा चुनाव के बाद भरना है, संगठन में किसको जिम्मेदारी किस तरह से देनी है, लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट जो है वो कौन कौन से कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं, इसमें डिस्कशन की जानी है। क्या युवा चेहरे देने हैं, रिपीट करने हैं, या पार्टी विधायकों में से ही कुछ को ये लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ये तमाम मसले इसमें रहने वाले हैं, लेकिन फोकस ये जरूर रहेगा राजेंद्र नाथ और सुधीर पर कि उनको लेकर पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करती है। मंत्रिमंडल की शपथ को लेकर भी, मंत्रिमंडल के विभागों में शपथ को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसमें भी किस तरह की जो विभाग हैं, किस मंत्री को क्या देने हैं, अभी भी हिमाचल नए मंत्री बनाए गए हैं, उनको अभी डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। क्या मुख्यमंत्री अपने विभाग को देंगे या मंत्रियों के विभागों में से कुछ विभाग लेकर उन्हें दिए जाएंगे, या एक दूसरे मंत्री के विभाग अपने जाएंगे, इसको लेकर भी क्यास लगते रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, दिल्ली में जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का अगले महीने दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, 3 से 5 जनवरी उन्होंने दिल्ली दौरे पर रहना था, लेकिन उनको अभी दिल्ली बुलाया गया है ताकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा सके। हिमाचल प्रदेश जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को मतलब यहाँ पर सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय स्तर पर उस जीत को बनाने की कोशिश भी तब हुई थी। तो ऐसे में हिमाचल की जो गारंटियां है उस पर अब काम के तो जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वो बड़ा कांग्रेस के पास रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, इस जानकारी के लिए। खबर की तह तक आप पहुंचे और आपने विस्तार से जानकारी मुहैया करवाई है। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी अब अपने सांसदों और विधायकों का धरातलीय सर्वे करवा रही है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण भी है, यानी कि ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट ली जा रही है कि सांसद और विधायक का रिपोर्ट कार्ड जनता कैसे देखती है। जनता के बीच सांसद और विधायकों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए सब कुछ हो रहा है। इसका आकलन किया जाएगा नमो ऐप के जरिए किए जा रहे जनमन सर्वे और सांसदों के कार्यों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच कैसी है छवि और कैसा अब आने वाले वक्त में चेहरा हो सांसद का, इस पर भी विचार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर कितना सजग है, ये भी पूछा जाएगा। धामी सरकार में 4 मंत्री पद हो सकते हैं। विधायकों के सर्वे के पीछे वजह ये हो सकती है। हालांकि खबर बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ राव शफकत अली, इसके मायने समझाएंगे और खबर की तह तक भी पहुंचेंगे। राव शफकत अली, आपसे जानना चाहेंगे ये धरातलीय सर्वे क्यों, ये आइडिया कहां से आया, इसका असर क्या हो सकता है और विजन क्या है आने वाले वक्त के लिए? देखिए कमल, 2024 को सबसे बड़ा विजन है, क्योंकि 5 जो सांसद हैं वो भाजपा के ही सांसद हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर तरीके से भाजपा जानती है। किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, किस तरह से जो सोशल मीडिया है उस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो इसमें बीजेपी नंबर 1 नजर आती है। नमो ऐप क्योंकि एक बहुत इनका मशहूर ऐप है भाजपा का, और इसी के जरिए अब जनमन सर्वे कराया जा रहा है, यानी जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, क्या वो केंद्र सरकार की योजनाएं ला पाए या नहीं ला पाए, इसके साथ ही जनता के काम वो कर पाए नहीं कर पाए, जनता के बीच में कितना वो पहुंचे हैं और जनता उनको पसंद करती है या नहीं करती है। तो नमो ऐप के जरिए ये सर्वे और सर्वेक्षण चल रहा है।
इसके साथ ही क्योंकि धामी सरकार में 4 मंत्री पद खाली हैं और हर एक विधायक की ये इच्छा होती है कि वो मंत्री बन जाए, लेकिन क्योंकि सभी का बनना नामुमकिन है और क्योंकि इतने पद नहीं होते हैं तो भी 4 पद खाली हैं देखिए धामी सरकार में। और अलग अलग, हालांकि देखिए जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो, इन सबको बैलेंस बना करके मंत्री पद बांटे जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ये चाहती है, संगठन ये चाहता है कि अब काबिलियत किसके अंदर है, कौन जनता में लोकप्रिय है और कौन जनता के काम कर सकता है। एक सीधी भाषा में अगर कमल कहें तो अब एक भोकाल शब्द हुआ करता था, अब बीजेपी उस भोकाल शब्द से बहुत दूर जा चुकी है। अब ऐसा नहीं कि किसी नेता के आगे पीछे 10-10, 20-20 गाड़ी चल रही है और वो अपना एक प्रोफाइल तैयार करके और किसी भी पद का दावेदार बन जाए। अब भाजपा धरातलीय परीक्षण करती है, जनता के बीच में उसकी छवि क्या है, क्या वो काम करता है या नहीं करता है, या सिर्फ चुनावी वक्त में वो नेता जनता के बीच पहुंचता है। तो इस सर्वे के पीछे, सर्वेक्षण के पीछे ये मकसद है कि लोकप्रिय नेता जो जनता के बीच में रहते हो उन्हीं को पद दिए जाएंगे, उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। बहुत सारे सांसद, क्योंकि जनता शिकायत करती है कि सांसद बन जाते हैं लेकिन वो फिर क्षेत्रों में आते ही नहीं है, और जब वक्त बीतने वाला होता है, 4-6 महीने 8 महीने बचते हैं, तब वो सांसद या विधायक उनके क्षेत्रों में पहुंचते हैं। तो इस सर्वे के पीछे का मकसद ये भी है। और दूसरा कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल किया जाए, तो ये इससे बेहतर, भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अब इसको कह सकते हैं कि 2024 तो है ही है साथ में, लेकिन एक चुनौती ये भी है कि धामी सरकार में जो 4 पद भरने हैं, विधायकों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन मंत्री तो 4 ही बनेंगे, तो उनकी छवि को भी इसका परीक्षण कराया जाएगा। इस सर्वे से जाना जाएगा कि आखिर जनता का मन क्या है। राव शौकत अली, जो दावेदार हैं उनका सर्वे करवाया जाएगा या फिर जो विधायक है उन सभी को लेकर ये बात सामने आ रही है कि उनको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि उनका काम क्या है, उनकी छवि क्या है और मंत्री बनने के काबिल हैं कि नहीं है? ये जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे, जो बड़े दावेदार है वही या सभी को इस तरह का मौका? अब देखिए, क्योंकि कमल अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से, क्योंकि कुमाऊं मंडल पड़ता है, गढ़वाल मंडल पड़ता है, जातीय समीकरण भी पार्टियां देखती हैं। हालांकि इससे इनकार किया जाता है राजनीतिक पार्टी की ओर से कि वो जातीय समीकरण नहीं देखती है, क्षेत्रीय समीकरण नहीं देखती है, काबिलियत के आधार पर ही पद दिए जाते हैं, वो चाहे मंत्रिमंडल के पद हो, पार्टी के पद हो। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, ये सब जानते हैं, जनता जानती है कि क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जाते हैं, जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं। लेकिन उसी में अगर मान लिया, देखिए हरिद्वार से एक एग्जाम्पल के तौर पर, हरिद्वार से अभी कोई मंत्री नहीं है, तो हरिद्वार से एक लंबी फहरिस्त है मंत्री बनने की, बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्री बनने की दौड़ में है। लेकिन जो जो बड़े चेहरे हैं उन सबका परीक्षण, उन सबका जो सर्वे है वो कराया जाएगा कि आखिर जो सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण में जनता क्या कहती है, जनता का मन क्या है। क्योंकि पहले तो ये हुआ करता था कि अपना भौकाल दिखाया, 10-20 गाड़ी ली और के साहब किसी भी पद के लिए दावेदार बन गए। लेकिन अब भाजपा ने इस पूरे ट्रेंड को बदला है और भाजपा चौंकाने वाले नतीजे पेश करती है। आप देखिए, अगर पूरी फहरिस्त 2014 के बाद से नजर डालें तो चौंकाने वाले नतीजे, यानी जिनकी उम्मीदें थी वो बन नहीं पाए और जिनकी उम्मीदें नहीं थी, जो बैक में काम करते थे, आखिरी पंक्ति के लोग थे, काम करते थे, कार्यकर्ता थे या वो विधायक थे, उनको आगे ला करके भाजपा ने चौंका दिया है। तो इस तरह के चौंकाने वाले जो भी नतीजे हैं या जो भी दावेदारी है वो पहले से देखी जा सकती है 2014 के बाद से। लेकिन अब उम्मीद है कि जो काबिल होगा, जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जो राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाता होगा, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाता होगा, उसी को ये पद मिल सकते हैं। जी, राव शौकत अली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी और खबर की तह तक आप पहुंचे। अब बात पंजाब की करते हैं। फिरोजपुर से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जेल से आप सोचिए 43,000 से ज्यादा फोन कॉल का मामला सामने आया और इस मामले में एआईजी लखबीर सिंह को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की गई है। पुलिस की तरफ से गृह सचिव को भी पत्र लिख दिया गया है। उसमें लिखा गया है 43,000 फोन कॉल्स मामले में लापरवाही बरती गई है। लापरवाही क्या एआईजी ने ही बरती है या जेल का स्टाफ इसमें शामिल हो सकता है? ये बड़ा जांच का विषय हो सकता है। खबर की तह तक हम पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता हरसिमरत पॉल भी जुड़ने जा रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ ही पलों बाद, ताकि आप इस पूरे मामले के बारे में समझ सके। आप सोचिए 43,000 से ज्यादा फोन कॉल्स कैसे हो गए? ये जेल से फोन कॉल्स हुए हैं, ये तो गारंटी दी जा रही है। और उसके अलावा अब एआईजी लखबीर सिंह को सस्पेंड करने की सिफारिश भी हो रही है। हरसिमरत पॉल से जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर पर। हरसिमरत, 43,000 से ज्यादा फोन कॉल्स, एआईजी को सस्पेंड करने की सिफारिश, पूरा मामला क्या है? खबर की तह तक आप पहुंचिए, दर्शकों को बताइए ये कितने साल के आंकड़े हैं फोन कॉल्स के, कितने टाइम में ये फोन कॉल्स किए गए हैं, ये मामला उजागर कैसे हुआ, कैसे जानकारी पहुंची
और किसने सिफारिश की? क्या ये पंजाब सरकार ने सिफारिश की है कि सस्पेंड कर दिया जाए एआईजी को? कमल, बात अगर मामले की जाए तो जेलों में जिस तरह से फोन यूज होते हैं तो सब इससे वाकिफ है कि समय समय पर चेकिंग्स की जाती हैं, तो उस समय पर बरामदगी होती है, कभी सिम की कभी फोन की। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बैरक में फोन पहुंचते कैसे हैं, वहां तक इन्हें कौन लेके जाता है, किस किस का हाथ इसमें होता है, तो ये देखने की बात जरूर रहती है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला जो था हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि आखिरकार ये मामला जो है वो सामने कैसा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो फिरोजपुर जेल की अगर बात की जाए तो वहां पर इस साल में 600 फोन मिले हैं और केंद्रीय जेल उसे माना जाता है। और वहां की एक घटना सामने आई जहां पर पिछले कुछ समय में 2019 की मैं बात कर रही हूं कि 1 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक तकरीबन 33,000 कॉल्स जो हैं बताई जा रही हैं कि वहां से की गई, और बाकी की जो कॉल्स हैं वो 9 अक्टूबर 2019 से लेकर के फरवरी 2023 तक की रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से बताया गया है कि टोटल 43,000 कॉल्स की गई हैं। यही नहीं, वहां पर जो 3 नशा तस्कर बंद थे जिन्हें कुख्यात तस्कर बताया जाता है, उनकी ड्रग जो है डीलिंग जो है वो मोबाइल के थ्रू वहां पर चल रही थी और तकरीबन 1.35 करोड़ की जो मनी है वो भी उनमें से एक ने अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर की है। तो ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है पंजाब पुलिस को। उसके बाद ये भी कहा गया कि क्यों ना इसकी जांच जो है वो ईडी और सीबीआई को सौंप दी जाए। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने मना कर दी और 15 दिन की मोहलत मांगी है कि हमें 15 दिन का आप समय दीजिए, अगर हमारी जांच से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये जांच आप किसी को भी दे सकते हैं। तो उसके बाद सख्ते में आया है और एक्शन में देखा जा रहा है कि किस तरह से पंजाब पुलिस का जो विभाग है अब कार्रवाई कर रहा है। वो फिरोजपुर जेल के 7 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए अब काम कर रहे हैं, जिसमें एआईजी भी शामिल है जैसे कि आपको बताया, और उनके ऊपर अपना काम सही से ना करने और जांच में देरी करने के दोष जो हैं वो लगे हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, इनमें से 2 अधिकारी जो हैं वो अभी भी जेल में काम कर रहे हैं, जबकि 3 जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहे, रिटायर हो चुके हैं। तो इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो है वो पंजाब पुलिस के सामने भी देखा जाएगा, क्योंकि हर जगह पर जैसे कि कहा जाता है कि जेलों के आसपास, खास तौर पर मैं कहूं कि केंद्रीय जेल के आसपास जो जैमर हैं वो लगे होते हैं। ऐसे में जेल में मोबाइल का जाना और वहां से ड्रग रैकेट्स का एक बार फिर से सक्रिय होना कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो जांच के घेरे में और सवाल के घेरे में जरूर खड़ा करता है। जी कमल, आप हमारे साथ बने रहिए हरसिमरत। एक और खबर पर आपसे हम जानकारी लेंगे। इस खबर को बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात पंजाब में फैल रहे कोरोना की। कोरोना के नए वेरिएंट के मामले देश में सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अमृतसर में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आ चुका है। लंदन से अमृतसर आई महिला में कोरोना का संक्रमण मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बीच अब अमृतसर में भी कोरोना का एक केस आने के बाद थोड़ी सी चिंताएं बढ़ गई है। JN1 ये सब वेरिएंट है। अब इसी को लेकर हम लगातार आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब कोरोना के जो नियम थे उनसे बचने के लिए, ताकि सरकार नियम ना थोपे, सख्ती ना करे, हमें अभी से ही कोरोना से निपटने के लिए, बचने के लिए फिर से हाथ धोने होंगे, फिर से मास्क लगाना होगा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। अभी तो इतना ही कर लीजिए, बेहतर है, क्योंकि कोरोना वायरस हम जानते हैं कितना ज्यादा फैलता है, कितना ज्यादा खतरनाक साबित होता है। लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। जिनको गंभीर बीमारी होती है उनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है। तो ये सब कुछ कोरोना की वजह से होता भी है, और कोरोना वायरस का जो संक्रमण है और ज्यादा ना फैले, इसके लिए भी सरकार अब राज्य सरकारों को भी एडवाइजरी जारी कर चुकी है। खबर की तह तक पहुंचकर हम इतना ही बता सकते हैं कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या भी देश में काफी ऊपर जा चुकी है। ग्राफ नीचे नहीं ऊपर जा रहा है। इसलिए हमें भी अपनी ओर से यह कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बाकी आप जानते ही हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, और अगर किसी को कोरोना हो भी जाए तो उसे होम आइसोलेशन में कम से कम अभी से ही जाना चाहिए। 7 दिन की तो बात कही ही जाती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।